हेलो ऑटोमोबिलियंस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास इंश्योरेंस होने से और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक राइट टाइप का इंश्योरेंस होने से कैसे हम खुद को किसी भी अनएक्सपेक्टेड होने वाले खर्चे से या फिर कहे बहुत बड़ा चूना लगने से खुद को बचा सकते। गाइस, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है ना। ये एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये बहुत बड़ा खर्चा था। जी हाँ, और इसका तगड़ा बिल बना। यह है मेरे पास डिटेल बिल, जो भी खर्चे का बिल हुआ। अब इसमें मेरे इंश्योरेंस ने मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरी अच्छी खासी जेब ढीली हो जाती। तो इंसिडेंट कुछ ऐसे हुआ, तो मैं कहीं गया हुआ था और मैं अपनी कार पार्किंग से निकाल रहा था। मेरी कार रास्ते से हॉरिजॉन्टल में पार्क थी कुछ इस तरीके से, और मैं इसको रिवर्स ले रहा था। तो जैसे ही मैं रिवर्स ले रहा था तो मुझे अपने कैमरे पे दिखा कि एक ऑटो आ रहा है पीछे से। तो मैंने तुरंत ही अपनी कार रोक दी और ऑटो वाले को मैं नहीं दिखा, वो उसी स्पीड से आया और मेरी कार को पीछे से डैश करके चला गया। नतीजा ये हुआ, मेरी कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस वक्त मेरे साथ पिछले सीट पे मेरी वाइफ और मेरी 3 महीने की छोटी बच्ची थी। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ मैं तो थोड़ा सा ब्लैंक ही हो गया। सबसे पहले मैंने पीछे देखा टू मेक श्योर कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी सही सलामत है। भगवान का भला है कि वो दोनों भी सेफ थे। तब मैंने देखा कि किसने मुझे हिट किया है, तो मुझे दिखा कि एक ऑटो वाला बहुत ही स्पीड से जा रहा है और वो ऑटो में भी सवारियां भरी थी, क्योंकि उसमें से एक सवारी पीछे मुड़ के देख रही थी क्या हुआ, और वो ऑटो वाला बिल्कुल नहीं रुका और उसी स्पीड के साथ या कहिए उससे ज्यादा स्पीड के साथ भगा के वो वहां से भाग गए। अब नेचुरली मेरा नेक्स्ट रिएक्शन था कि जाके चेक करूं कि मेरे कार को क्या डैमेज हुआ। तो जैसे मैं नीचे उतरा और मैंने पीछे जाके देखा तो मुझे दिखा कि ये सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है मेरी कार को, और ये ज्यादा बड़ा डैमेज है। ये कोई छोटा मोटा स्क्रैच नहीं था या फिर छोटी मोटी डैश नहीं थी। तो तुरंत मैंने अपनी गाड़ी भगा के उस डायरेक्शन में लेके गया, पर एज यूजुअल वो ऑटो वाला था और नेक्स्ट स्क्वायर में पता नहीं वो का किस डायरेक्शन में वो चला गया और मुझे वो नहीं मिला। तो मैं फिर से अपने स्पॉट पे वापस आया। मैंने आसपास देखा कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे में ये एक्सीडेंट कैप्चर हुआ हो। तो मेरा फॉर्चून अच्छा था कि वहाँ पे रोड पे ही पोल्स पे कैमरा लगे हुए थे। तो मुझे थोड़ी सी आशा हुई कि चलो एटलीस्ट मैं इसकी रिपोर्ट कर पाऊंगा पुलिस के पास और वो कुछ एक्शन ले पाएंगे इस इंसिडेंट पे। तो तुरंत ही मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ये जो कैमरेज लगे हुए हैं स्पॉट पे, क्या उसका फुटेज मुझे देख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनके पुलिस स्टेशन पे बुला लिया। तो तुरंत मैं वहाँ से उस पुलिस स्टेशन में चला गया। एज यूजुअल पुलिस स्टेशन पहुँचते ही उन्होंने मुझसे बहुत सारी पूछताछ की कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे मैंने उन्हें सारी डिटेल्स दी और मेरी क्वेरी बताई कि मुझे ये फुटेज चेक करनी है ताकि मैं पता कर पाऊँ कि वो ऑटो वाला कौन था और क्या हम उस पर कुछ एक्शन ले पाए। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ऑटो वाले अक्सर रेकलेसली चलाते हैं, कहीं भी रुक जाएंगे, किसी भी तरह ऑटो निकाल लेंगे। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कि उनके वजह से 2 व्हीलर्स या फिर कार का क्या नुकसान हो रहा है। वो धड़ल्ले से वहां से निकल जाते हैं और एंड रिजल्ट में नुकसान भुगतना पड़ता है हम जैसे लोगों को। तो जैसे ही मैंने पुलिस वालों को अपनी स्टोरी बताई और उनसे इंक्वायरी की कि क्या मैं इन फुटेज को देख सकता हूँ, क्या मैं वहाँ से हमारा एक्सीडेंट देख सकते हैं और क्या हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट तो वो लेके गए मुझे उस कैमरा रूम में जहाँ पे हम फुटेज चेक कर सकते थे और मुझे मिलाया गया किसी ऑफिसर से। अब एज यूजुअल वो ऑफिसर बिजी था फ़ोन पे और मुझे उसका फ़ोन होने तक रुकना पड़ा, और उनका कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि स्वीट्स कौन से खाने हैं इवनिंग में। तो वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने तक मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। आफ्टर 5 to 10 मिनट जैसे उसका कॉल ख़त्म हुआ, उसने मुझे पूछा और फिर से मुझे स्टार्टिंग से पूरे अपना पेन पॉइंट उसे बताना पड़ा और मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर प्लीज़ आप क्या वो कैमरा चेक कर पाएंगे ताकि उसमें कुछ कैप्चर हुआ हो और हम कुछ एक्शन ले पाए। टू बी फ्रैंक, मुझे तो लग रहा था कि ये कुछ बहाना बना देंगे कि टीवी खराब है या फिर वो कैमरा ही बंद है, और कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उस ऑफिसर ने मुझे यही बताया कि हमारा टीवी खराब है और जो जहाँ पे भी हम फुटेज चेक कर पाते हैं वो टीवी 2 दिन से बंद पड़ा है। हमने रिक्वेस्ट रेज कर दी है उसको ठीक करने पे, पर अभी तक कोई टेक्नीशियन आया नहीं। तो मुझे तो लगा कि गया इस बार भी पुलिस से कोई मदद नहीं होने वाली, और उसने कहा चलो देखते हैं, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। तो हम उस रूम में गए जहाँ पे वो टीवी था, उसने ऑन किया और फॉर्चुनेटली टीवी ऑन हो गया।
तो मैंने सोचा कि यार चलो आज का दिन कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, आज एटलीस्ट मैं फुटेज देख पाऊंगा और मैं ये भी पता लगा लूंगा कि ये जो कैमरे इन लोगों ने लगाया है सिग्नल्स पे वो एक्चुअली वर्किंग है भी या नहीं। सच कहूँ तो मुझे वो इंसिडेंट देख के कंप्लेंट करने से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था कि ये इन्होंने जो कैमरेज लगाए हुए हैं वो कितने इफेक्टिव है और क्या वो सही में कैप्चर करते हैं कुछ भी। तो वो ऑफिसर अपना लॉग इन करता है और सिस्टम्स देखता है और पूछता है कि कौन से एरिया में है, ऑन ऑल दोज डिटेल्स। तो मैं उसको डिटेल्स बताता हूँ तो मुझसे ही पूछने लगता है कि वो कौन सा कैमरा होना चाहिए। अब मैंने उसको लोकेशन बताई तो उसके हिसाब से आइडियली उन्होंने पता करना चाहिए, पर एज यूजुअल उसका कहना था कि वो उसका चीफ ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर कहीं बाहर गया है, तो वो मुझे सिर्फ हेल्प कर रहा है उसको चेकआउट करने के लिए। तो मैंने चलो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है, हेल्प तो कर रहा है आउट ऑफ द वे। तो मैंने भी देखा, कुछ अपना आइडिया लगाया और थोड़ी देर बाद हमने कैमरा लोकेट कर लिया। अब कैमरा लोकेट हो गया, टाइमिंग मैंने बता दी किस टाइमिंग के अराउंड इंसिडेंट हुआ। तो अभी हम फुटेज चेक कर रहे थे। तो गाइज वो एक बेसिक प्लेयर था, पर उस ऑफिसर को फॉरवर्ड बैकवर्ड पॉज वो भी करना नहीं जम रहा था। वो मुझसे फिर से कह रहा था कि इसका ऑपरेटर कहीं गया है, तो मैं सिर्फ प्ले करके देखता हूँ, अगर हमको कुछ मिलता है तो आप बता दें। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि वो बेसिक प्लेयर था, तो प्ले पॉज और फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करना, वो मुझे थोड़ा सा मैंने उसको गाइड किया कि आप यहाँ पे चेक करके देखें, आप यहाँ पे क्लिक करके देखें। तो वो हमको जम गया। तो 5-10 मिनट के बाद हम लोग फुटेज चेक करने लग गए। हमको फॉरवर्ड करना आ रहा था, पॉज भी करना आ रहा था। तो जैसे ही उसने वो टाइमिंग पे लेके गया तो मुझे अपनी कार दिख गई वहाँ पे, पर कार मेरी फुल नहीं दिख रही थी, मुझे सिर्फ उसके व्हील्स दिख रहे थे। तो व्हील्स देख के मैंने अपनी कार आइडेंटिफाई कर ली कि वो किस तरीके से पार्क है वहाँ पे। तो उसमें इंसिडेंट थोड़ा बहुत आ गया कि जैसे मैं कार पीछे ले रहा हूँ, मैं रुका हूँ और ऑटो आके हिट करके वहां से भाग के जा रहा है। तो टू माय सरप्राइज मैंने देखा कि उस ऑटो में 4 से 5 लोग भरे हुए थे। जो ऑटो 3 लोग की कैपेसिटी में रहना चाहिए, उसमें 4 से 5 लोग ऑलरेडी भरे हुए थे और वो इतनी स्पीड से भाग रहा था कि उस कैमरा में उसकी नंबर प्लेट भी कैच नहीं। एज यूजुअल कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पुलिसमैन से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट वो जूम करके देखे या फिर उसको फुटेज को थोड़ा सा और एनहांस करे। तो उसने तो कह दिया था कि उसका ऑपरेटर है नहीं, तो उसके पास सिर्फ वही ऑप्शन था कि वो पॉज कर पा रहा था। तो जैसे ही हमने इंसिडेंट के बाद पॉज किया, पर उसमें उस नंबर प्लेट की कोई क्लैरिटी नहीं थी। वो कैमरे एज यूजुअल यूजलेस ही निकले, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ना ही ऑटो वाले का पता चल रहा था, ना ही ऑटो का नंबर पता चल रहा था। बस इतना दिख रहा था कि एक ऑटो है। अभी कितना केयरलेस है इन ऑटो वालों का कि वो लोग एक तो ओवरलोडिंग करते हैं। जो 3 की कैपेसिटी है उसमें 4 से 5 लोग बैठा के रखते हैं। खुद उस सीट पे आड़ा बैठा था, क्या ही वो कंट्रोल करता किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को, पता नहीं। और वही हुआ, उसने मेरी कार को हिट कर दिया, उसको कंट्रोल नहीं रहा ऑटो पे अपने, और वो भगा के वहां से भाग गए। अब मुझे ना ही फुटेज क्लियर था ना ही कुछ, तो मैंने पुलिसमैन को कहा कि अभी क्या कर सकते हैं सर, आप ही बताइए। तो उसने वही कहा एज एक्सपेक्टेड, उसने कहा कि हम इसको रिटर्न में ले लेते हैं और अगर आपको इंश्योरेंस के लिए चाहिए तो हम अपने तरफ से कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपको इंश्योरेंस मिल जाए। एफआईआर के लिए उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं था क्योंकि नंबर नहीं, तो उन्होंने वही कहा कि आप इस पे टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लो। तो ये होने के बाद मैं वहाँ से हताश होकर बाहर आ गया। मुझे पहली बार लगा था कि एटलीस्ट कुछ फ्रूटफुल होने वाला है, पुलिस से मेरा कुछ मदद मिलने वाली है मुझको। फुटेज दिख रहा था, पर कैमरेज एज यूजुअल यूजलेस निकले, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वो सिर्फ नाम के लिए वहाँ पे है। नॉट श्योर वो कैसे डिटेक्ट करते हैं या फिर कैसे वर्क फंक्शन करते हैं। ना ही उसमें जूम हो रहा था, ना ही उसमें कुछ क्लैरिटी आ रही थी। तो ये तो एपिसोड हो गया पुलिस स्टेशन का। अभी मैं अपनी कार लेके सर्विस स्टेशन फिर जाने वाला था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सर्विस स्टेशन पर डालनी पड़ेगी कार रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट डे मैं सर्विस स्टेशन पे गया, मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई और उनको क्लेम इनिशिएट करने के लिए कहा। तो जो भी उसके एग्जीक्यूटिव है, मेरी कार होंडा एलिवेट है, तो होंडा के शोरूम पे मैं गया। होंडा के एग्जीक्यूटिव ने मेरी कार चेकअप की और उन्होंने बताया कि क्या क्या रिप्लेस होगा। तो उसमें पीछे का डोर पूरा रिप्लेस होना था। मेजरली सारे पार्ट रिप्लेस ही होने वाले थे। यही करते हैं सर्विस सेंटर वाले, वो सीधा सीधा पार्ट रिप्लेस कर देते हैं। इसमें मुझे एक डाउट था कि पीछे एलिवेट लिख के आता है, तो क्या वो एलिवेट मुझे न्यू पार्ट में मिलेगा। तो उसने मुझे इंश्योर किया कि हाँ, आपको एज इट इज कार जैसी न्यू है वैसे ही बना के हम दे देंगे, पूरा वो उस पर आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो यार, इतनी नई कार
जो पीछे से भी एक्सीडेंट हुआ है वो एज इट इज़ नई के जैसे हो जाए। नेक्स्ट सवाल वही हमारा जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, मैंने पूछा कि यार कितना खर्चा होगा, इसमें क्या एस्टिमेट बना है। टू माई सरप्राइज उसने मुझे बताया कि 60 to 70,000 रुपीज़ का खर्चा होने वाला है। तो मैं तो शॉक रह गया, 60 to 70,000 रुपीज़ इस इंसिडेंट की वजह से, एक थॉटलेस और एक केयरलेस ऑटो वाले की वजह से 60 to 70,000 रुपीज़ का खर्चा। अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड एंड ट्रूली फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने क्या किया है, मैंने होंडा की तरफ से इंश्योरेंस नहीं लिया था, मैंने बाहर से इंश्योरेंस करवाया था, ताकि जिसमें मुझे 20 to 25,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था और मुझे वो एडवांटेज हुआ था। तो मैंने उसको अपनी पॉलिसी बताई। और टू बी ऑनेस्ट आज का पॉइंट यही है कि जब भी आप कार इंश्योरेंस लो तो मेक श्योर कि आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लो। इसमें मेरा जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस था, इसीलिए और सिर्फ इसीलिए मुझे ये खर्चा बेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि एज पर देम अगर ये जीरो डेप्थ ना होता तो हमें उसको बियर करना पड़ता। अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कितना, पर नहीं कुछ तो भी हमें 20, 25,000, 30,000 तो आ ही जाता अगर हमारे पास जीरो डेप्थ ना होता तो मैंने खुद को ग्रेटफुल समझा कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि मैंने जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लिया है। मैं हमेशा अपने कार के लिए जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेता हूँ कि मुझे पता है आजकल की ट्रैफिक इतनी खराब हो गई है, कब कौन आके क्या कर जाए और किसी और का नुकसान हमें भुगतना पड़े। तो मैं जीरो डेप्थ प्रेफर करता हूँ अपने कार इंश्योरेंस के लिए। तो मैंने उसको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बोल दिया, पर थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूटिव ने मुझको कहा कि सर आपका जीरो डेप्थ तो हो जाएगा पर आपको सैल्वेज लगेगा। अब ये सैल्वेज टर्म क्या है ये मैंने पहली बार सुनी। तो उसने मुझे बताया कि सैल्वेज वो चीज़ होती है कि कोई भी पार्ट जो चेंज होता है तो उसका जो भी अमाउंट रहता है, जिसकी भी उसकी कॉस्टिंग रहती है, उसका 10% वो लोग हमसे चार्ज करते हैं। ये सैल्वेज मोस्टली वो लोग मेटल कंपोनेंट पे ही चार्ज करते हैं। तो अभी अगर एग्जांपल ले मेरी होंडा एलिवेट का, जिसमें पीछे का गेट चेंज करना था, तो उसकी कॉस्टिंग थी 12,000 रुपीज़। तो उन्होंने उसका 10% यानी 1200 रफली मुझसे चार्ज किया। तो वो लोग कह रहे थे कि अगर आप होंडा से अगर इंश्योरेंस लेते तो आपको सैल्वेज नहीं लगता, पर आपका इंश्योरेंस बाहर का है इसलिए आपको ये सैल्वेज पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे पहले नहीं बताया था, जब भी हम नेगोशिएट कर रहे थे परचेस के वक्त तब आपने ये टर्म नहीं बताया। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा ही है, और इससे पहले भी मैंने अपने बाकी कार्स में भी इंश्योरेंस क्लेम किया था पर उसमें भी कभी भी सैल्वेज यूज नहीं किया था। तो ये पहली बार होता है कि होंडा के वर्क स्टेशन पे वो लोग सैल्वेज के टर्म्स मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है 1200 रुपए इट्स ओके। तो मैं एग्री कर गया कि ठीक है आप ले लो पर मेरा काम इंश्योरेंस के थ्रू करवा दो। तो ये है डिटेल्स गाइज, मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ। तो ये वो डिटेल बिल है और आप देख रहे हैं कि कैसे टोटल बिल 70,000 के ऊपर यानी ऑलमोस्ट 71,000 रुपीज बिल हो गया है टोटल, जिसमें कोई गलती नहीं थी हमारी। हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए, फिर भी किसी केयरलेस बंदे ने आके हमारा नुकसान कर दिया। 71,000 रुपीज का बिल। तो मैं तो फॉर्चुनेट निकला कि मेरे पास जीरो डेप्थ था, इसलिए मुझे इस बिल के पे करने पड़े सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपीज। जी हाँ, 1000 रुपीज फॉर डॉक्यूमेंटेशन जो कि कंपलसरी डिडक्शन है और 1200 सैल्वेज का। तो इस तरीके से एक राइट टाइप का इंश्योरेंस होने से जीरो डेप्थ इंश्योरेंस मैं 71,000 रुपीज का बिल से बच पाया। यही है गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कार एक अच्छी कंडीशन में रहे, आपके पास एक राइट टाइप का इंश्योरेंस रहे, ताकि आपको ऐसे किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे से आप बच सकें। तो आप भी ध्यान रखें, आदत लगा ले कि अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो जीरो डेप्थ ही ले, ताकि ऐसे किसी भी अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और इतने बड़े खर्चे से आप बच सके, आपको चूना लगने से बच सके और एक टेंशन फ्री तरीके से अपनी कार चला पाए और उसे एंजॉय कर पाए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे आज के वीडियो में जो मैं हाईलाइट करना चाहता था कि कैसे रोड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रैफिक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखें, अपना इंश्योरेंस अपडेटेड रखें, हमेशा इंश्योर्ड रहे, राइट टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमेशा रखें, जीरो डेप्थ रखें। मेरी तो मानना यही है कि आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रखें ताकि आप वरी फ्री होकर कार चला पाए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस निगोशिएट करें तो ये कुछ टर्म्स जरूर ऐड कर लेना उसमें, कि उसमें कितने इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं कैशलेस, उनका नेटवर्क क्या है, उसमें कुछ सैल्वेज आपको देना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अभी मुझको तो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस हुआ। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का वीडियो।
सेफ रहे, इंश्योरेंस हमेशा रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय।